इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सीआईओ अनिरुद्ध सरकार हमसे जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर अनिरुद्ध, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। पहला सवाल आजकल जो सबसे पहले आता था, कुछ दिन पहले तो ये आता था कि कब एफआईज लौटेंगे या कब बाजार में फिर से मोमेंटम दिखेगा। थोड़ा सा डिसबिलीव जरूर बाजार में पार्टिसिपेंट्स को रहा जब हमने लगभग 1500 से 1800 ऑड पॉइंट्स की जो रैली इंडेक्स पर देख ली। क्या आप भी मानते हैं इस डिसबिलीव में कई लोग रह गए हैं, फियर ऑफ मिसिंग जो उनसे मिस आउट हुआ है, और अगर मिस आउट हुआ है तो क्या अब ये लेवल्स हैं बाय करने के? या हाय, गुड मॉर्निंग। आई विल से कि ये अभी से ऑलमोस्ट 45 डेज बैक तक इन्वेस्टर्स का ओपिनियन था कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा बिकॉज एफआईआईज एग्जिट कर रहे हैं। हम लोग हमारे इन्वेस्टर्स को एक चीज वी आर कंटिन्यूसली सेइंग दैट दिस एफआई एग्जिट इज अ शॉर्ट टर्म इवेंट। द मेन रीजन बीइंग कि उसमें क्या हो रहा था कि एफआईआईज अपना जो ईटीएफ का एलोकेशन था टुवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट उसको एडजस्ट कर रहे थे, एंड दूसरा चीज जो कर रहे थे वाज द वेटेज ऑफ इंडिया जो उनके ओवरऑल एलोकेशन में इंक्रीज हो गया था। नाउ वो मेन रीजन था बिकॉज इंडिया हैज आउट परफॉर्म्ड नॉट जस्ट द अदर इमर्जिंग मार्केट्स बट वो लोग सारे अदर डेवलप मार्केट्स को भी आउट परफॉर्म किए हैं। तो उसमें व्हाट हैपेंड इज इंडिया का वेटेज हैड इंक्रीज्ड। अभी अगर आप देखेंगे लास्ट 4 मंथ से और अदर लास्ट 6 मंथ से एक चीज जो बहुत एविडेंट हो गया है इज दैट इंडिया इज नॉट जस्ट अ ब्राइट स्टार अमंग इमर्जिंग मार्केट्स बट इट इज अ ब्राइट स्टार अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड आज के दिन में अगर आप देखेंगे व्हाट इज हैपनिंग इन यूरोप, व्हाट इज हैपनिंग इन द साउथ ईस्ट एशिया, व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस, one thing is very clear, India is going to grow at 6-7%, और वो एक चीज है जो आज एफआईआईज को भी पता चल गया है कि अगर आपको एलोकेशन करना है टू एनी अदर इक्विटी मार्केट, इंडिया इज द प्लेस टू बी। तो आई वुड से डेफिनेटली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैव बीन वेरी स्मार्ट, अनलाइक इन द पास्ट जब हम लोग हमेशा आप देखते थे कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं एट द बॉटम और पीक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अनलाइक दैट एक चीज जो मैंने देखा है कि लास्ट 4-5 महीने में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स वेयर पार्टिसिपेटिंग। थोड़ा फियर फैक्टर था, काफी लोग ऑन द साइडलाइंस थे, बट ओवरऑल अगर आप डोमेस्टिक फ्लोज देखें दे वर कंटिन्यूअसली ऑन द पॉजिटिव साइड। सो आई वुड से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है टू सम एक्सटेंट, बट यस वो लेफ्ट आउट फीलिंग तो है फॉर श्योर। ठीक है अनिरुद्ध, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। 1-2 दिन पहले आरबीआई गवर्नर ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ईटी नाउ को दिया था और उसमें उन्होंने ये कहा कि इन्फ्लेशन पीक हो चुकी है। अगर इन्फ्लेशन पीक हो चुके हैं तो उसके कई और शाखाएं, ब्रांचेस भी होती हैं जहाँ से आप ठीक होते जाएंगे। जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक हो जाएगा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ठीक आने लगेगी, उसका बैंक्स ठीक हो सकते हैं, उनका बेनिफिट हो सकता है, सरकार का डेफिसिट ठीक हो जाएगा, कैड वगैरह ठीक हो जाता है, आप एक्सपोर्ट्स और बढ़ा पाएंगे। तो मैं ज़रा आपसे ये पता करना चाहता हूँ, अगर हम आरबीआई गवर्नर की इसी बात को ही मद्देनज़र रखते हुए कि इन्फ्लेशन टॉप हो चुका है 7.8% से, तो अगले 6 महीने ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, दिलचस्प चीज़ें मार्केट के अंदर जो आपको लग रहा है कि जिसमें आप ड्रास्टिकली चेंज देखेंगे और अच्छा फील करेंगे आप उसमें? श्योर सी, इसमें जब भी हम लोग ये कमोडिटी साइकिल खेलते हैं, बहुत चीज इंपॉर्टेंट होता है कि एक पार्ट ऑफ द साइकिल में होता है जहां पे आप वो कंपनीज बाय करें जो कमोडिटीज बेचती है, एंड जब इन्फ्लेशन पीक आउट हो जाता है उसके बाद वो कंपनीज खरीदना चाहिए जो कमोडिटीज को कंज्यूम करती है। लास्ट 6 to 9 मंथ्स आपने देखा था कि जो कमोडिटी कंपनीज है, चाहे वो मेटल कंपनीज हो, ऑयल कंपनीज हो, उन लोगों ने बहुत अच्छा किया था। अभी आपका टाइम आ गया है टू बाय कंपनीज जहां पे आपके कमोडिटीज आर बीइंग कंज्यूम्ड। सो आई वुड से जो भी सेक्टर है, चाहे वो ऑटो बोले, इंडस्ट्रियल्स बोले, केमिकल्स बोले, जहां पे द रॉ मटेरियल प्राइस जो बहुत इंक्रीज हो गया था, उनका मार्जिन को इम्पैक्ट कर रहा था, अभी टाइम है टू बाय दोज कंपनीज जहां पे ये रॉ मटेरियल प्राइसेस हैव कम ऑफ एंड अभी आपके मार्जिन्स आर गोइंग टू इंप्रूव। सो आई विल से कि जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का एलोकेशन होना चाहिए उसका ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए कि आप डोमेस्टिक फोकस रहें, बिकॉज अभी एक्सपोर्ट मार्केट पे आई वुड नॉट बेट मच, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट में डिमांड स्लो डाउन है, यूरोप में डिमांड स्लो डाउन है, अमेरिका में इट्स डेफिनेटली हैपनिंग। सो आई वुड से बेट ऑन दो सेक्टर्स जहां पे अभी डोमेस्टिक कंजम्पशन है, दे आर द कंज्यूमर्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी ऑलमोस्ट 30-40% ऊपर से दे हैव डिक्लाइंड, एंड अभी आपका मार्जिन इंप्रूवमेंट होने वाला है। इनफैक्ट ये जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर गया है अभी अर्निंग्स का, उसमें आई वुड से 70 to 80% कंपनीज जो हम लोगों ने इंटरेक्ट किया है,
they have given signs कि margins have bottomed out. अभी ये time है कि आपको दिखेगा कि from the second quarter, third quarter onwards, margins will start improving. Valuations are looking attractive, margins are improving, and demand on the domestic side कोई concern नहीं है. So I would say ये बहुत अच्छा time है जहाँ पे आप इन companies पे focus करें, जहाँ पे the raw materials prices have declined a lot. एब्सोल्युटली कमोडिटी यूजर्स के लिए यानी आप बोल रहे हैं कि बहुत बेनिफिशियल सिचुएशन चल भी रही है और आगे भी चलेगी अनिरुद्ध बिल्कुल ये बात अनिरुद्ध जो आप हाईलाइट कर रहे हैं ना ये हम अपने व्यूअर्स को पहले भी ये बात कर चुके हैं और आपसे एक बार और थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इस पे जानना चाहेंगे क्योंकि जो कैपेक्स थीम है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और बात ये भी की जा रही है कि अभी तो प्राइवेट स्पेस से कैपेक्स की बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स अभी नहीं आई, वहाँ साइकिल अभी होनी शुरू होनी बाकी है। तो अगर वहाँ से भी पॉजिटिव मूवमेंट्स शुरू हो जाते हैं तो क्या कौन से सेक्टर या फिर कौन से मिड कैप स्पेसेस आपको लगता है अट्रैक्टिव हो जाएंगे? एक जो पहले हमारा था इंडिया का इंडिया वाज द सर्विस हाउस ऑफ द वर्ल्ड। अभी पोस्ट पैंडेमिक पोस्ट व्हाट चाइना प्लस वन हैज हैपेंड, अभी दूसरा जो चल रहा है इज यूरोप प्लस वन। सो पहले चाइना प्लस वन था, अभी जो बिकॉज ऑफ एनर्जी प्राइसेस यूरोप प्लस वन इज अनदर थीम। नाउ इन सब में जो बहुत ही एविडेंट होता जा रहा है एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ इज दैट इंडिया में अगले 5 साल में जो डोमेस्टिक कैपेक्स होने वाला है ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड, दिस विल बी अ वेरी वेरी बिग थीम विच आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड नॉट मिस आउट। एंड विद इन दिस आई वुड से कि कोई सिलेक्टिव सेक्टर मत उठाइए, देयर आर मल्टीपल सेक्टर्स इन द इंडस्ट्रियल कैपेक्स, चाहे आप ऑटो एंसिलरी पकड़ लीजिए, स्मॉल इंडस्ट्रियल गुड्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे बहुत कैपेक्स हो रहा है। दूसरा एक और जो इन्वेस्टर्स बेट कर सकते हैं इज ऑन कंपनीज जो ये कैपेक्स जो डोमेस्टिक कैपेक्स होता है उसको जो लोग एग्जीक्यूट करते हैं, कंपनीज लाइक से फॉर एग्जांपल एबीबी, सीमेंस एक्सेट्रा, जो ये सब थिंग्स को एग्जीक्यूट करते हैं ऑन द डोमेस्टिक साइड। एक होता है कि जहां पे आपका ये कैपेक्स बढ़ने वाला है तो ये इंडस्ट्रीज अच्छा करने वाले, दूसरा होता है कि वो कंपनीज जो ये कैपेक्स इंडिया में करने वाले हैं फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द कैपेसिटी। सो ये एक बहुत बड़ा थीम होने वाला है विच वी हैव बीन हाईलाइटिंग टू आवर इन्वेस्टर्स। हमारे पोर्टफोलियो में भी काफी एक्सपोजर है एंड ये एक एरिया है जहां पे मैं बोलूंगा कि इंडिया फ्रॉम जस्ट बीइंग अ सर्विसेज एक्सपोर्ट फॉर द वर्ल्ड इज गोइंग टू बिकमिंग अ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हब ऑफ द वर्ल्ड। अनिरुद्ध, एक क्वेश्चन भी है, वो ऑब्जर्वेशन भी है मार्केट के अंदर। क्वेश्चन ये है कि छोटे और बड़े बैंक्स का जो डिफरेंस है इस समय थोड़ा ज़्यादा हुआ है मार्केट के लिहाज से। वो पहले बड़े बैंक अच्छे चले, उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, छोटे बैंक धीरे धीरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने वैल्यूएशन फ्रंट पे भी निकाला तो काफ़ी सारे ऐसे बैंक निकल के आए जो काफ़ी सस्ते हैं। और मैं वापस उसी चीज़ पे जाऊंगा, अगर अर्थव्यवस्था ठीक है और अगर मार्केट को ठीक से चलना है तो बैंकिंग उसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मिरर होता है। तो हम ये कहें कि छोटे बैंकों का जो भी वैल्यूएशन कम है ये कैचअप रैली ड्यू है जो अगले 6 महीने से 8 महीने में आ सकती है। इस पे आप कितना एग्री करते हैं और इस पे आपका कितना फोकस है? पर्सनली मैं बोलूंगा कि छोटे बैंक्स का वैल्यूएशन तो अच्छा है, बट हमेशा अगर हम पास्ट में देखें जब भी कुछ कंसर्न हुआ है, कुछ नेगेटिव सरप्राइज आता है विद रिगार्ड टू सम एनपीए, वो छोटे बैंक को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। इसलिए एज अ पोर्टफोलियो वाइज मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि जो बड़े बैंक है जिनका बैलेंस शीट बहुत बड़ा है उन्हीं में राइट करें, बिकॉज चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या पीएसयू बैंक हो, वी लाइक बोथ। बट वो छोटे बैंक में थोड़ा सा कंसर्न हो जाता है कि अगर एक बड़ा एनपीए आ गया वो पूरे बैलेंस शीट को इधर उधर कर देते हैं। हैविंग सेड दैट, आई वुड से इवन इन द पब्लिक स्पेस काफी सारे ऐसे छोटे बैंक्स हैं जो जिनका बैलेंस शीट एक्सट्रीमली क्लीन है। विदाउट टेकिंग नेम्स आई वुड से दैट काफी सारे ऐसे पीएसयूज में भी छोटे बैंक्स हैं जो आई थिंक इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। उनका बैलेंस शीट लास्ट 3-4 साल में बहुत स्ट्रांग हो गया है, कोई मेजर एनपीए का अभी उम्मीद नहीं है। सो आई वुड से वहां पे भी थोड़ा एलोकेशन करना चाहिए। बट अगर मैं ओवरऑल बैंकिंग अगर मैं 100% पकड़ता हूँ उसमें आई वुड से स्टिल 75% आपका जो बड़े बैंक्स है उसमें होना चाहिए, 25% आप एलोकेट कर सकते हैं टुवर्ड्स द स्मॉल बैंक्स जहां पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अल्फा हो सकता है। इनफैक्ट जस्ट टू ऐड, आपने ये बैंकिंग बताया है, उसके पहले हम लोग इंडस्ट्रियल बात कर रहे थे। आज के दिन में अगर आप पूछे तो इन्वेस्टर्स को 3 सेक्टर पे सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए जो हमारा उम्मीद है। फर्स्ट आपका इंडस्ट्रियल है, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया दैट व्हाई वी आर वेरी बुलिश ऑन इंडस्ट्रियल। दूसरा डेफिनेटली आपका बैंकिंग है, क्योंकि अगर इकोनॉमी ग्रो करने वाला है, इफ वी आर गोइंग टू ग्रो एट 6-7% फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, आई थिंक बैंकिंग एक स्पेस है जो डेफिनेटली इज गोइंग टू बी द मेजर इंजन ड्राइवर फॉर दिस ग्रोथ।
तीसरा जो सेक्टर है वो हमारा जो लगता है इज द एग्रीकल्चर ना। उसका भी कारण ये है कि उसमें अगर आप देखें कि जो वर्ल्ड में हो रहा है, देयर इज गोइंग टू बी अ मैसिव शॉर्टेज ऑफ द फूड प्रोडक्शन, चाहे वो फर्टिलाइजर बोले या आउटपुट ऑफ द फूड बोले। वहां पे जो इंडिया का डोमिनेंस दिख रहा है विद रिगार्ड टू आवर ओन कैपेसिटी फॉर प्रोड्यूसिंग food grains across the basket, वो बहुत ही I would say we are among the top first, second, third in various agricultural commodities. तो वो एक और तीसरा सेक्टर है जहां पे इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली अभी देखना चाहिए। सो इंडस्ट्रियल्स, बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर, ये तीन सेक्टर है जहां पे डेफिनेटली सबसे बड़ा पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी इज देयर। अनुरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके। उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी और आप स्वस्थ रहें, ये हमारी शुभकामनाएं भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अनुरुद्ध, आज समय देने के लिए।